जाओ। हाँ जी सुनो मेरी बात, सुनो इधर, बस 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 मेरी बात गौर से सुनो। हमने बीएसटी के अंदर 4 चैप्टर खत्म कर दिए। इधर नैन्सी और वो ख्याल देंगे। हमने बीएसटी में 4 चैप्टर खत्म किए। आज हम 5वें चैप्टर की तरफ हैं, जो कि दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। हम स्लोली बाय स्लोली मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं। पहला फंक्शन हमने पढ़ा प्लानिंग, जहां पे हमने प्लान किया, और प्लानिंग पे हमने पढ़ा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और लास्ट में पढ़ा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, और खत्म चैप्टर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन ये चैप्टर लंबा है, ये लेंथी चैप्टर है, आपको पेशेंस के साथ इसे पढ़ना होगा। इसके अंदर डीप कंसेप्ट भी है। और हाँ, ये बात की गारंटी देता हूँ, 150% गारंटी देता हूँ, इस चैप्टर में से 6 नंबर की केस स्टडी पक्का आती है। पिछले 20 साल के पेपर के अंदर अगर 20 बार आप देखोगे तो 20 के 20 पेपरों में ऑर्गेनाइजिंग में से केस स्टडी पक्का आई होगी। टॉपिक तो थोड़े हैं, लेकिन बहुत डीप के टॉपिक हैं। आगे जाके बहुत कुछ इसके अंदर आपको सीखना है। ठीक है जी, ये एक लंबा चैप्टर है, पेशेंस के साथ पढ़ने वाला चैप्टर, जल्दबाजी नहीं करनी है। और फॉर्म्स का नाम लिखिए फटाफट, और लिखिए टॉपिक्स टू बी कवर। आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये है हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। कई बार आपको अपने देखा होगा, मम्मी को कहते सुना होगा, अरे भाई कमरा तो ऑर्गेनाइज कर ले, कैसे रह रहा है, अपनी किताबें है सुना कभी कहते हुए, अरे वो किताबों का रैक तो ऑर्गेनाइज कर लो, कैसे रखा हुआ है, कौन सी किताब कहाँ, कौन सी किताब कहाँ। अरे अकाउंट्स की एक तरफ लगा लो भाई, इको की एक तरफ लगा लो, बिजनेस स्टडी की एक तरफ लगा लो, उनके साथ में सैंपल पेपर लगा दो, नीचे भी रजिस्टर लगा दो, ठीक तरह ऑर्गेनाइज करो। ये हर जगह तुम्हारी किताबें फैली रहती है, ऐसा कहते हो सुना कभी आपने? कितना बड़ा इतना बड़ा रैक नहीं है। अरे ऐसा रैक तो घर में होगा, तो ऐसे में रैक में किताबें ऑर्गेनाइज की जाती है। अभी देखो ये अनऑर्गेनाइज रैक है, ये देख रहे हो आप, दिस इज अनऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज नहीं है ना। तो हम जो पढ़ने वाले बस आराम से शांति के साथ, हम ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हाउ टू ऑर्गेनाइज। इधर प्लानिंग हो चुकी, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे भाई। चलो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर आए, तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर कंसेप्ट। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और फिर दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, सबके प्रोसेस, सबके फीचर्स, सबकी इंपॉर्टेंस और सबकी लिमिटेशंस, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और यही 4 चैप्टरों में से, जो 4 बड़े चैप्टर पढ़ते हैं, जो फंक्शंस पढ़ते हैं, इन्हीं में से केस स्टडीज आती हैं, या इन्हीं में से केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग में से केस स्टडी नहीं आती, लेकिन इन 4 में से केस स्टडी आती है, और ये चारों के चारों ही फंसाते हैं। तो इनसे बचने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको दोबारा से एक बार। बचने का तरीका यह है कि इन 4 चैप्टर्स के प्रोसेस एक जगह लिख लो, एक चार्ट पे, एक चार्ट पेपर पे, चाहे A3 शीट ले लो। ठीक है, A3 शीट देखिए आपने, इससे बड़ी, ऐसे करके उसको जहां पढ़ते हो ना वहां लगा दो। क्या, पहले प्रोसेस, फिर जो फीचर्स है ना, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, एक तरफ लिख लो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो भाई। ये कंफ्यूज करते हैं केस स्टडी के अंदर कि केस स्टडी आई कहां से है। मैं बता रहा हूं इससे निकलने का तरीका क्या है। ये जो चक्रव्यूह है इन 5 चैप्टरों का, इससे निकलने का यही तरीका है कि आप इनको एक जगह इकट्ठे लिख के पढ़ो। अभी नहीं, जब सारे चैप्टर हो जाए तब, लेकिन लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने प्लानिंग प्रोसेस कर दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कितने पॉइंट है, इसमें 4 है। हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, आ जाओ। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, फिर वही टॉपिक, तीसरा क्या, इंपॉर्टेंस। नहीं, बस इंपॉर्टेंस, सब कुछ सेम ही तो है, फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट सेम था उसके अंदर भी। आ जाओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नहीं कटवाया, अभी चेक कर लो, अभी चेक कर लो, खोल लो, चेक करो। मेरे हिसाब से तो नहीं कटवाया। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
कटवा दिए, उसके आगे तो नहीं कटवाया। ओके, दूसरा भी कटवा दिए। ओके, इसके अगला टॉपिक लिखो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। DELEGATION, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सुनो मेरी बात, जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी एक तो आती है इसके अंदर से, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर से, यहां पे एक केस स्टडी हमने करनी थी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर यहां 2 केस स्टडी हम करेंगे, यहां 2 केस स्टडी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां फॉर्मल फॉर्म अगर कटवा दिया तो यहां भी 2 केस स्टडी थी, अगर आप कंफर्म कर, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें नहीं कटवाया है, पक्का कटवा दिया, कंफर्म है। मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट निकाल के ले आओ ना सारे सिलेबस की यार। इनफैक्ट आप ऐसा कर सकते हो कि सारे सिलेबस की लिस्ट निकालो, उसको एक पेपर पे पेस्ट करो और उसकी फोटोकॉपी लगा दो, अकाउंट्स भी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी। जैसे बच्चों ने लगा दी है, 10th का क्या टॉपिक निकाला, 9th का क्या निकाला है, सिर्फ मैथ्स। तो आप तीनों एक पे लगा दो ना, तीनों एक पेपर पे ले आओ और लगा देते हैं वहां पे, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो कटवा दी, अच्छी बात है। ये तो इसमें 2 केस स्टडी होती है, और हाँ लास्ट वाला जो है ना, इसके अंदर भी फिर 2 केस स्टडी है, 2 केस स्टडी। ठीक है जी, ये इसका हिसाब किताब है। यानी टोटल टॉपिक है 6 में से आप कह रहे हो 1 कटवा दिया। ये वाला टॉपिक अगर कटवा दिया तो फिर टॉपिक बचे 5, सिर्फ 5 टॉपिक करेंगे और आपके पास करेंगे 5 ही केस स्टडी। इसके साथ 2 केस स्टडीज, इसके साथ 2 केस स्टडीज और 1 केस स्टडी। ठीक है जी, टोटल करेंगे हम 5 केस स्टडी, लेकिन 3 टॉपिक की केस स्टडीज होंगी। अब सुनो मेरी बात, फिर तो कुछ खास बचा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक जो है आपको उड़ा दिया, फॉर्मल इनफॉर्मल। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेलीगेशन वाला, डिसेंट्रलाइजेशन। ये आगे भी पढ़ेंगे एक बार हम, ये भी आगे आएगा, इसको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, आगे भी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कटवा दिया तो यही टॉपिक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यहां से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आज स्टार्ट करें पहला टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज कोशिश करेंगे 2 टॉपिक खत्म करने की, तो 5 ही टॉपिक है, पहले 2 आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होता है प्लानिंग के बाद, ये तो मैं मालूम है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। एक बार प्लान हो गया, सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ बना दिया गया, अब ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है जी, तो लिखो फटाफट जल्दी से मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फटाफट जल्दी से। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट या that helps the implementation of plans, that helps in the implementation of plans by clarifying jobs and working relationship, and effectively deploying resources, for attainment of desired results, और ब्रैकेट में लिखो गोल्स। अब एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ो। पढ़ा,
क्या समझ में आया? इम्प्लीमेंटेशन के टाइम से ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, इसमें हम जो वर्कर्स वगैरह उनके साथ कौन क्या काम करेगा वो बताएं, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्लैरिफाई करना। ठीक है जी, क्लैरिफाइंग द जॉब, कौन सा आदमी क्या काम करेगा। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम देखेगा, परचेज वाला परचेज का काम देखेगा, सेल्स वाला सेल्स का काम देखेगा। ठीक है जी, आपस में मिक्स नहीं करेंगे। और कौन किसको क्या रिपोर्ट करेगा, आपस में रिलेशन क्या होंगे, वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किससे पूछेगा, कौन किसको बताएगा। ये नहीं कि कोई कहीं पे खड़ा कुछ भी काम कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। ठीक है, चेन चलाएगी, उस चेन के हिसाब से बात होगी। हर कोई किसी डिपार्टमेंट में नहीं घुसेगा, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है जी, वो बात भी है। तो मतलब कौन क्या करेगा और फिर कौन किसको जवाबदेही होगा, कौन किसको आंसर देगा, दो बातें तो ये। और तीसरा क्या, इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट, और सही तरीके से जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको ऑप्टिमम यूज करवाना और उनको सही तरह से डिप्लॉय करना, यही काम है ऑर्गेनाइजिंग। अब लिखो इन शॉर्ट, आगे लिखो इन अदर वर्ड्स, the management function of organizing, in other words, the management function of organizing ensure that efforts are directed, towards the attainment of goals, towards the attainment मैंने पाना, उनको प्राप्त करना, towards the attainment of goals. The management function of organizing ensure that the efforts are directed towards the attainment of goals which are fixed in the planning function. Which are fixed in a planning function. While keeping in mind that the resources are used optimally. Optimally means optimum use. OPTIMALLY. The resources are used optimally and people are able to work effectively, and people are able to work effectively for a common goal. ठीक है जी, ओके, बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई। अदर वर्ड्स में आपने पढ़ लिया क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग। मतलब जो हमने प्लानिंग की थी उसको बेसिकली हमने क्या किया, पढ़ो जरा एक लाइन फटाफट जल्दी से। आज इधर पढ़ना इशू क्या था, एक मिनट शांति, यहाँ पढ़ेगी। हाँ, In other words, the management function of organizing ensure that efforts are directed towards the attainment of goals. मतलब जो कंपनी का गोल है सबके एफर्ट्स जो है सभी डिपार्टमेंट के उस तरफ को होने चाहिए। और आगे Which are fixed in planning function. जो हमने प्लानिंग में फिक्स किए थे। आगे While keeping in mind that the resources are used optimally and people are able to work effectively for a common goal. ठीक है जी, सिंपल सी कहानी है। और अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो या सर यहाँ पे the organizing function of management नहीं होना चाहिए। वही द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये बोलो या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यहाँ ये साफ लिखा है द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक ही बात है, दोनों बातें। लेकिन सुनो, एक लाइन में डिफाइन करना हो ना, एक लाइन में, इफ यू हैव टू डिफाइन इन वन लाइन, अगर आपसे कहे डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग इन वन लाइन, एक लाइन में डिफाइन करो, तो लिखो वो एक लाइन, मैं लिखवाता हूँ इन वन लाइन। सिंगल लाइन में पढ़ा था, सिंगल लाइन के तो लिखो तो सही। नहीं, सिंगल लाइन लिखो जल्दी से। वो इससे ज्यादा बड़ी होती।
नहीं अदर वर्ड से पहले organizing means translating the plans into action. ये लिखते हैं बस एक लाइन. Organizing means translating the plans into action. फाइन. ये एक लाइन की डेफिनेशन है. ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. अब वो कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसमें लोग भी आएंगे, उसमें रिसोर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, सबको सही तरह से मैनेज करना होगा. ठीक है जी. ये है ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट. दिस इज ऑर्गेनाइजिंग. सब लोगों को एक साथ लाना ताकि वो कॉमन गोल की तरफ काम करें, सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना, लोगों को इफेक्टिवली काम करवाना ताकि डिजायर्ड गोल्स पूरे हो सके. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की तरफ. आ जाओ. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन. पहले तो आइडेंटिफाई करना है काम क्या करना है, फिर उसके बाद एंड डिवीजन ऑफ वर्क. ये पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, भाई करना क्या है, फिर कौन कौन क्या क्या करेगा उसे बांटा जाता है. तू ये कर लियो भाई, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना. एक पिक्चर देखने जाना था, प्लान हो गया ना प्लान. फिर पिक्चर देखने जाना है भाई आज शाम को. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज भी किया जाता है. तेरा काम होगा इसको उठा के लाना, तूने उसको पिक कर लेना है. तेरा काम होगा पिक्चर के बीच बैठ के कुछ खाना बोले, ये ऐसे करते हैं ना ऑर्गेनाइज. दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. प्लानिंग के बाद होता है ना. मान लो आपने प्लानिंग की, भाई शिमला घूमने जा रहे हैं 4 दोस्त मिलके. फिर क्या होगा? अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा. कैसे? भाई तेरा काम है रोटियां बना के लेके आनी है, मतलब चपातियां. तेरा काम है भाई सब्जी बना के लेके आनी है. मेरी बात सुनो. अरे कोरोना भाई, कोरोना सुनो, कोरोना रास्ते में नहीं खाओगे, घर से लेके जाना. ये तो सोच भी नहीं सकती. मैं कहता हूँ वैसे थके पड़े कहीं जाना चाहते हैं, ये सोच भी नहीं सकती. अरे जाओ, सोचो ना. एज्यूम करने में ये पता है क्या है? महावीर कर्म जरा धीरे धीरे. ये पता है, ये मेरी बात सुन लो मेरी बात. फ्यूचर बहुत खराब है, फ्यूचर बहुत खराब है भैया. आने वाले का फ्यूचर बहुत खराब है. मैं पहले देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है. मैं बिल्कुल देख रहा हूँ साफ साफ. बस तो अपने हाथ में चाकू मत रखना. तो ऑर्गेनाइज 1 मिनट में कर देंगे सारा कुछ. 10-20 साल की बात नहीं है, 7-8 साल की बात बोलो. 7-8 साल की बात. लो सुनो मेरी बात इधर. हेलो, सबसे पहले इधर सुनो. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि काम क्या है और उसके बाद डिवीजन करना. ठीक है जी. लो लिखो इसके अंदर जल्दी से. आ जाओ. हाँ जी, बस ये लिख दो पहले चारों पॉइंट. लो लिख दो फटाफट जल्दी से. फिर दूसरा पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. लो डिपार्टमेंट बना दे. डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंट बना दे. ठीक है जी. DEPARTMENTALISAT. या इसके बाद सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है जी. तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. ASSIGN असाइनमेंट. और चौथा वाला काम है हमारे पास क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना. एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. एस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. कौन किसको रिपोर्ट करेगा? लो जी, ये 4 है. ये इसका फ्लो चार्ट है छोटा सा. तो सबसे पहला काम है हमारे पास क्या करना जी? सबसे पहले तो काम को आइडेंटिफाई करो कि काम है क्या. फिर उसको डिवीजन करो, काम को डिवाइड करो. और डिवाइड करके क्या करो? डिपार्टमेंटलाइजेशन बना दो. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट. दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट बना दे. उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. कौन क्या क्या करेगा? हर डिपार्टमेंट का हेड एक है. ये प्रोडक्शन का हेड है, ये सेल्स का हेड है, इसको ये काम दिए गए. और चौथा फिर एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. कौन किसको रिपोर्ट करेगा?
हर एक को रिपोर्ट नहीं कर सकता, कौन किसको क्या रिपोर्ट करेगा, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बस ये 4 काम है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, इतना सा ही प्रोसेस है, ओनली 4 जॉब्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो लिखो जल्दी से, फटाफट जल्दी से। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग involves identifying and dividing the total work involves identifying and dividing the total work to be done into manageable activities. To be done into manageable activities. ब्रैकेट में लिखो जॉब्स, मैनेजेबल एक्टिविटीज। सर टोटल वर्क के बाद क्या है? शुरू से बोलता, शुरू से लिखो, शुरू से। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग and dividing the work to be done into manageable activities, means jobs, ब्रैकेट में लिखो jobs, आगे लिखो so that duplication of efforts, so that the duplication of efforts can be avoided and the burden of work can be shared. ठीक है जी, मतलब बड़े काम को छोटे छोटे जॉब में बांट देना। एक काम सुनो मेरी बात, काम पता है क्या है, टारगेट क्या है, कंपनी की ग्रोथ। मान लो टारगेट क्या है, कंपनी की ग्रोथ है, और ग्रोथ कैसे होगी, सेल्स के बढ़ने से। भाई प्लानिंग क्या हुई थी, 1 लाख कारें बेचनी है, हमें 1 लाख कारें बेचनी है, हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि कार बिकेगी तो पैसा आएगा तो कंपनी ग्रो करेगी, यही है ना, ये टारगेट था। अब क्या है, सिर्फ एक अकेला सेल्स डिपार्टमेंट अगर ऑर्गेनाइज हो गया तो क्या कारें बिक जाएंगी? सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे। अरे परचेस वाला टाइम पे रॉ मटेरियल आएगा तो ही कारें बनेंगी, फाइनेंस वाला टाइम पे पैसा देगा तो ही तो रॉ मटेरियल आएगा। आप समझे मेरी बात? और फिर प्रोडक्शन वाला अगर सही तरह से फॉरमैनशिप करेगा तो ही तो प्रोडक्शन होगी। तो इसका मतलब सभी डिपार्टमेंट्स को हमें पहले क्या करना होगा, काम को बांटना होगा। पहले उस बड़े काम को हमें आपस में बांट देना है। क्यों? अभी तेरा काम है सिर्फ रॉ मटेरियल आगे देना, आगे इंटरफेयर नहीं करना। भाई तेरा काम क्या है, फाइनेंस वाले, तेरा काम है पैसा देना, टाइम से पैसा देना, ताकि रॉ मटेरियल कभी भी कम ना पड़े। हाँ, अब बता प्रोडक्शन तेरा काम क्या है? तेरा काम है जैसा सेल्स वाला कहे उसी टाइम पे डिलीवरी करनी गुड्स की। फिर सेल्स वाले का काम क्या होगा, अब तो रिस्पॉन्सिबल है, अब बता कारें क्यों नहीं बिकी। समझे मेरी बात आप? तो काम का क्या किया, एक ही टारगेट था, प्लानिंग क्या थी, एक, उसको बांट दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, हमने काम को बांट दिया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई तो हम कर चुके, ये वाला काम है। हमारा टारगेट क्या था, टू सेल 1 लाख कार इन 1 ईयर, ये हमारा टारगेट था, 1 लाख कारें बेचनी है कंपनी में। तो उस काम को पूरा करने के लिए हमने उस काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, जिसे हमने क्या कहा, जॉब्स। तेरी जॉब क्या है, परचेस मैनेजर, तेरी क्या है, सेल्स मैनेजर, तेरी क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर। बांट दिया ना जॉब, छोटे छोटे कामों में बांट दिया। क्यों किया ऐसा? ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो जाए। वही काम तू कर रहा है और वही काम वो भी कर रहा है, पता लगा एक ही काम को 2 लोग कर रहे हैं। तुम भी गुड्स परचेज करते फिर रहे हो और वहां प्रोडक्शन वाला भी गुड्स परचेज करते फिर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं किया ढंग से। उसको लगा कि शायद मुझे कारें बनानी है तो मेरे को गुड्स परचेज करने, वो भी निकल गया मार्केट में परचेज करने के लिए। उसे ये बताया नहीं गया, भैया ये काम परचेज डिपार्टमेंट का है, यू हैव टू जस्ट ऑर्डर देम एंड दे विल बाय द गुड्स। तो डिवीजन ऑफ वर्क पहले किया गया, पहले काम को बांटा गया, एक प्लानिंग हो गई, अब उस काम को बांट दिया गया कि कौन आदमी किस काम को करेगा, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। उसको हमने कह दिया जॉब्स, उसे क्या बोल देते हैं, जॉब। ऐसा क्यों किया गया? ताकि हमारी वेस्टेज ना हो, किसकी, रिसोर्सेज की, और
डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो जाए, एक ही काम को 2 लोग ना करने लग जाए, ताकि टाइम बर्बाद ना हो जाए। इतनी सी पॉइंट है, आगे समझ में? दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद क्या है, ये तो अपने आप समझ में आ रहा है। डिपार्टमेंट्स बनाए गए। अब यहाँ पे क्या किया गया, काम को बांटने के बाद अब एक डिपार्टमेंट, एक काम को करने के लिए ज्यादा लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, काम बड़ा है ना, तो फिर क्या किया गया, एक को हेड बना दिया गया। उसे क्या बोला गया, यू आर द हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, तेरे अंदर इतने लोग काम करते हैं। यू आर द हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तेरे अंदर इतने काम करते हैं। यू आर द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यू आर द हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बनाना। ठीक है जी, और लिखो जल्दी से। द सेकेंड स्टेप इज grouping the similar oblique related job jobs into one unit. The second step is grouping the similar oblique related job into one unit, which is called department. And this process of grouping is called departmentalization. ना मुश्किल है बोलना। And this grouping process is called departmentalization. अब ये जो डिपार्टमेंट बनते हैं ना, ये कई तरह से बन सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वही प्रोडक्शन और वो सेल्स और वो मार्केटिंग, और भी कई स्टाइल होते हैं। तो लिखो, डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी बेस्ड ऑन, अगली लाइन में लिखो, डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी बेस्ड ऑन, नंबर 1 कैन बी बेस्ड ऑन फंक्शंस। हम डिपार्टमेंटली करते हैं फंक्शन के हिसाब से, ऑन द बेस्ड ऑन फंक्शंस। और फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, परचेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ईटीसी। या ऐसे ब्रैकेट डाल के बिल्कुल ऐसे लिखो, फंक्शंस के बेस पे, मतलब परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे। ठीक है, ईटीसी। एक तो ये होता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट के बेस पे करती हैं। जैसे टाटा की एग्जांपल लें, तो हम टाटा ने क्या कहा, टाटा ने कहा आयरन एंड स्टील अलग बना दो, फिर टाटा ने कहा सॉल्ट अलग बना दो, फिर टाटा ने कहा व्हीकल्स अलग कर दो, कार्स, फिर टाटा ने कहा क्या करो, सीमेंट अलग कर दो, बहुत सारी बातें। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना। ये प्रोडक्ट के हिसाब से हो गया। ये तो हुआ फंक्शंस के हिसाब से, ये हुआ प्रोडक्ट के हिसाब से। किसके? Can be based on functions or products. या पहला फंक्शन, ऐसे लिखो, बिल्कुल ऐसे एरो लगा के, पहला फंक्शन, दूसरा प्रोडक्ट, इसी के नीचे लिखो। ठीक है जी। और तीसरा एक और होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, TERRITORY। जैसे मैं सीमेंट यहां लिख देता हूं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है जी। इस तरीके से भी कंपनी में डिपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है। भाई नॉर्थ, जो जितना भी नॉर्थ रीजन है ना, उसका तू हेड है नॉर्थ डिपार्टमेंट का। जितना कोई साउथ में कंपनी की सेल करेगी, तू उसका हेड है। ऐसा भी किया जाता है, आपने सुना भी होगा, ASM, एरिया सेल्स मैनेजर। देखिए आप, पूरे एरिया का सेल्स मैनेजर एक दे दिया। दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन थ्रू टेरिटरी। तो कंपनियों में डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो 3 तरह से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। 3 तरह से हो सकता है। फंक्शन के बेस पे बोले तो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर हम बात प्रोडक्ट की करें तो प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ कंपनियां बांटती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, आयरन स्टील सेपरेट डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक सेपरेट डिपार्टमेंट,
हाँ कॉस्मेटिक भी आती है, कॉफी भी आती है, कॉफी टी एंड कॉफी है, टी एंड कॉफी सेपरेट डिपार्टमेंट, व्हीकल्स सेपरेट, और व्हीकल में भी दो है, लाइट ड्यूटी हैवी ड्यूटी, क्या ट्रक बनते हैं और क्या गाड़ियां बनती हैं। कॉस्मेटिक कौन सा कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स कौन सा होता है? नहीं आता, अब पता मेरे कॉस्मेटिक्स किसके लिए बोलते हैं? वो क्रीम वगैरह सब टाटा के कौन से बनी? वो जो सारा दिन मुंह पे चेकते रहते हो, तुम आपको मालूम नहीं है? कौन से? आपको मालूम टाटा की क्रीम आती है? कौन सी? अरे फिर आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, आपको ये मालूम चाहिए कि जो टाटा कंपनी, की क्रीमों के बिना दुनिया ही खत्म है। अरे सुनो ना, आपको ये मालूम नहीं जो कंपनी जिसकी क्रीम आप बहुत ज्यादा लगाते हो जिसका नाम है पॉन्ड्स, मालूम है आपको? कौन लगाता है सर? पॉन्ड्स, एक मिनट, मैं तो पिछले 10 साल से लगाता हूँ पॉन्ड्स। क्या सच मैंने में? बोला था टाटा से मैंने यूज किए होंगे। सुनो, आप पॉन्ड्स की क्रीम ही लगाते हो? नहीं। पॉन्ड्स का नाम सुना आपने? हाँ। पॉन्ड्स का पाउडर भी आता है, क्रीम भी आता है, हाँ। कैंटीन में मिलती है। मैं ऐसे लगाता हूँ, कैंटीन में वही मिलती है सस्ती, इसलिए, और यही कि मुझे पसंद है वो। तो पॉन्ड्स की मतलब जो सस्ती है वही, पॉन्ड्स की क्रीम आती है एज मिरेकल, हाँ। आती है रेड सी सी अच्छा। एज मिरेकल, मैं पिछले 10 साल से वो यूज कर रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, हाँ 10 साल से सच्ची में यूज कर रहा हूँ। जब मैं पर इतना बड़ा नहीं है, फिर भी बड़ी है। क्या नहीं सर, ग्लो करते हैं। द राइट एज, सुनो, द राइट एज टू स्टार्ट यूजिंग द क्रीम इज, द एज मिरेकल क्रीम इज 30-35, दैट इज द राइट टाइम इफ यू टू कैच इट। अदरवाइज अगर 45 में स्टार्ट करोगे तो पहले से हो गया खत्म काम। तो सुनो मेरी बात, तो नहीं मेरी बात, तो क्रीम से बाहर आते हैं। देखो आपको मालूम है पॉन्ड्स को ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया टाटा ने बहुत साल पहले। लैक्मे भी टाटा की है, लैक्मे में टाटा की लोग, जैगवार भी। नहीं वो तो गाड़ी कॉस्मेटिक की बात करेगी, कॉस्मेटिक, ठीक है। तो सुनो, टाटा के डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन। और फिर एक लास्ट में बच गया टेरिटरी। कभी कभी टेरिटरी के हिसाब से बांट दिया जाता है, TERRITORY, मतलब नॉर्थ टेरिटरी तेरी हो गई, साउथ हो गई, वेस्ट हो गई, ईस्ट हो गई, ठीक है जी। चंडीगढ़ के चलो, आसपास का आ जाओ आगे चलें। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 3, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आ जाओ इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, हम यहाँ क्या करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर, ये तो समझ में आ गया होगा आपको आराम से। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जाता है और उसको बताया जाता है भाई तूने ये काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना, ना किसी का इंटरफेयर करना, ये काम तेरा है। और उसके अंदर जो काम लोग करते हैं उनको भी बताया जाता है ये तुम्हारा बॉस है, तुमने इसकी सुननी है और उसको रिपोर्ट करनी है। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटी असाइन करना, सेल्स डिपार्टमेंट को उसका काम देना, प्रोडक्शन वाले को उसका काम देना, ये है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। उनको उनका काम समझाना। और लिखो जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिखो। इट इज नेसेसरी टू डिफाइन, it is necessary to define the work of different job positions. It is necessary to define the work of different job positions to the employees, to the various employees. To the various employees. अगले पैराग्राफ में आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में, टू द वेरियस एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, एक बार जब डिपार्टमेंट बन गए, हैव बीन फॉर्म्ड, कॉमा, once departments have been formed, comma, each department is placed under the charge of one individual, who is called department head of one individual, एक आदमी के नीचे, who is called department head, और लिख लो he is called, जो भी लिख सकते हो आप, जिसे हम क्या बोलते हैं, head of department, HOD, या department head, जो भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है जी। एक बार जब डिपार्टमेंट फॉर्म हो जाता है तो सारे डिपार्टमेंट का एक हेड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड HOD। नाउ आफ्टर दैट, इसके आगे क्या करते हैं, after that the jobs are allocated, after that
the jobs are allocated to the member of each department. After that, the jobs are allocated to the member of each department according to their skills, and knowledge. Here we have to keep in mind, ये भी सांस लेता है कभी फिर से बूढ़े आदमी का गरीब फोन. Here we have to keep in mind that we must assign the work to those people. उन लोगों को काम दिया जाए. We must assign the work to those people, those they are the best for that job. Those they are the best to perform that job. ठीक है जी. तो जब हम एक बार यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डिपार्टमेंट को बनाने के बाद उसका एक हेड बना देते हैं. आज जी आप हो हमारे डिपार्टमेंट के हेड, एचओडी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, और आपके अंदर जितने भी लोग काम करेंगे उनको भी ड्यूटी बांट दी जाएंगी, उनको भी ड्यूटीज बांट दी जाएंगी. ठीक है जी. और उसके बाद क्या होगा, उन्हीं लोगों को काम बांटना चाहिए जो बेस्ट काम करने वाले हैं, ताकि कंपनी परफॉर्म कर सके. जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो बेस्ट लोगों को काम दे. ठीक है जी. चलो लास्ट पॉइंट लिखो, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. हमारे पास टाइम है, खत्म कर लो. लास्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. लिखो बड़ा जल्दी से. अलोइंग द वर्क, अलोइंग या एलोकेटिंग द वर्क छोड़ो, एलोकेटिंग द वर्क इज नॉट इनफ. एलोकेटिंग द वर्क इज नॉट इनफ. काम एलोकेट कर दिया ये बहुत नहीं है. वी must inform each individual that from whom he or she has to take orders. From whom he or she is to take orders, and also to whom he or she is accountable. ठीक है जी. किससे उसको ऑर्डर लेने हैं और किसको उसको रिपोर्ट करनी है. इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, तो लिखो इससे क्या होगा. This kind of establishment of clear relationships will create clear relationships, will create the coordination among various departments, and it will remove confusion among them. ठीक है जी. सुनो मेरी बात, जब साफ साफ पता हो कि कौन आपको ऑर्डर देने वाला है और आप किसको जवाब देने वाले हो, जब इस बात का बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो जाए तो फिर क्या हो,
तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मालूम है ये मेरा काम है, इसमें कोई भी आके मुझे परेशान नहीं करेगा, और ये भी मालूम है कि मुझे किसको जवाब देना है, तो फिर आप भी परेशान नहीं होने वाले। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है इससे क्या होगा, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा डिपार्टमेंट्स के बीच में और लोगों के बीच में भी, और काम इफेक्टिव हो पाएगा। ठीक है जी, चलो ये हमारे पास था पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हमने 2 आज टॉपिक खत्म किए, कल इसकी केस स्टडी करेंगे और हम चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, कल मिलते हैं।